शिन वोल्फर जापान का एक बिल्कुल नॉर्मल सा बंदा है। उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं था, तो वो जानबूझकर घर की जगह ऑफिस में ही ओवरटाइम करता। ऑफिस वाले कितना भी फोर्स करें, पर वो उनके साथ बाहर पीने नहीं जाता। एक रात ऑफिस में देर तक रुकने के बाद वो घर निकल ही रहा था कि वो इसी ख्याल में खो जाता है कि उसकी जिंदगी कितनी थकाऊ हो गई है, और वो इतना खोया होता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब एक तेज रफ्तार ट्रक आकर उसका गेम ओवर कर देता है। और फिर उसकी आंखें खुलती हैं एक बिल्कुल नई दुनिया में, जहां हर तरफ मैजिक, डेमन्स और हीरोज मौजूद थे। लेकिन पैदा होने के बाद उसे जो सबसे पहली चीज याद है वो है एक डेमन अटैक, जिसमें उसके अलावा सब मारे गए थे। पर उसी बर्बादी के दौरान मर्लिन नाम का एक मैजिशियन वहां आता है, जो उसे बचाकर अपना बेटा बना लेता है। अब शिन उस जंगल में मर्लिन के साथ एक फैमिली की तरह रहता है, जहां मर्लिन उसके दादा होने के साथ साथ उसके मेंटोर भी हैं, और वो दोनों उस घने जंगल के बीच एक सुनसान घर में रहते हैं। अब पास्ट लाइफ की नॉलेज होने की वजह से शिन जो भी चीज सीखता उसमें सीधे टॉप पर पहुंच जाता, चाहे बात मैजिक की हो या फिर तलवारबाजी की। एक दिन डिनर हंटिंग के दौरान वो एक झाड़ी के पीछे घात लगाकर बैठता है और अपने विंड मैजिक का यूज करके पलक झपकते ही कुछ चिकन्स को हंट कर लेता है। वो आगे बढ़कर एक वाइल्ड बोर को भी हंट कर लेता है, और शिकार पूरा होते ही वो दौड़कर घर पहुंचता है ताकि मर्लिन को अपने पकड़े हुए एनिमल्स दिखा सके। ये देखकर दादाजी उससे बहुत इंप्रेस होते हैं, और वो ये देखने के लिए बेताब हो जाते हैं कि शिन की मैजिक स्किल्स असल में किस लेवल पर पहुंच चुकी हैं। तभी दादाजी उसे एक सूखी लकड़ी में आग लगाने का टास्क देते हैं, और शिन अपनी मॉडर्न वर्ल्ड की कंबशन थ्योरी को याद करके बेहद आसानी से वहां आग जला देता है। तभी वहां मेलिडा और मिशेल भी आ जाते हैं, और शिन के हाथ में उस वाइल्ड बोर को देखकर मेलिडा उसे डांटने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अकेले इतने खतरनाक जानवर का शिकार करने की। पर शिन कहता है कि अरे ये उतना भी डेंजरस नहीं था, क्योंकि शिकार करते वक्त मैंने ये मैजिक गियर भी तो पहन रखा था। जिस पर मर्लिन भी मेलिडा से कहते हैं कि तुम फालतू में फिक्र मत करो, ये जंगल तो अब इस बच्चे के लिए एक छोटे से गार्डन जैसा हो चुका है। और रही बात मिशेल की, तो वो वहाँ शिन को स्वॉर्ड की ट्रेनिंग देने आया होता है। इसके पूरे 2 साल बाद दादाजी शिन को असली डेमंस का शिकार करने के लिए जंगल में ले जाते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि अब शिन पूरी तरह तैयार है और उसे अपनी पावर्स को टेस्ट करने के लिए किसी तगड़े दुश्मन से भिड़ना ही होगा। चलते चलते मर्लिन उसे डेमंस का सच बताते हैं कि जब कोई आम जानवर अपने भीतर की मैजिकल एनर्जी को होल्ड नहीं कर पाता तो वो अपना आपा खो देता है, और वही जानवर आगे चलकर एक खूंखार डेमन बन जाता है। ये सेम चीज इंसानों के साथ भी हो सकती है। पास्ट में एक ऐसा ही घटना हुआ था जब एक इंसान ने अपना आपा खो दिया, और वो इतना खतरनाक डेमन बना कि उसने उनके पूरे देश को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर किस्मत अच्छी थी कि सही वक्त पर मर्लिन ने उसे रोककर हरा दिया, और इसी महान काम के लिए उन्हें पूरे देश की तरफ से द हीरो का टाइटल मिला। और फिर वो शिन को सर्च मैजिक की ट्रेनिंग देते हुए समझाते हैं कि स्पेल को यूज करने के लिए तुम्हें अपने अंदर की माना एनर्जी को एक पतली चादर की तरह चारों ओर फैलाना होगा। वो माना जैसे ही किसी डिफरेंट मैजिकल सिग्नेचर को टच करता, वैसे ही उन्हें उसकी सही लोकेशन का अंदाजा हो जाता। वो शिन को बताते हैं कि इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि शिन ने अपने पहले ही अटेम्प्ट में इसे एकदम परफेक्टली करके दिखा दिया था। सर्च स्पेल एक्टिवेट होते ही शिन के दिमाग में वहां मौजूद हर एक जीव और इंसान का नक्शा छप जाता है। लेकिन तभी एक तरफ से उसे एक बेहद खूंखार और ईविल एनर्जी का सिग्नल मिलता है। दादाजी उसे कंफर्म करते हैं कि वो और कुछ नहीं बल्कि एक डेमन की ही ईविल एनर्जी है, और इसके तुरंत बाद वो दोनों उस डेमन से बैटल करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। डेमन को देखते ही शिन ने फौरन अपनी तलवार निकाली और उसे ललकारते हुए उस डेमन के बिल्कुल सामने पहुंच गया। दादाजी उसे मना करने की कोशिश भी करते हैं, पर शिन उनकी बात नहीं मानता। वो अपने जेट बूट्स के जरिए हवा में तेजी से मूव करते हुए अपनी तलवार से वार करता है, जो कि अल्ट्रासोनिक स्पीड पर वाइब्रेट हो रही थी। नतीजा ये हुआ कि उस डेमन को संभलने का मौका तक नहीं मिला, और शिन ने पलक झपकते ही उसे मार गिराया। शिन का ये कारनामा देखकर दादाजी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते, जिसे सुनकर शिन फूला नहीं समाता। फिर रात को जब वो तीनों साथ थे, तब मर्लिन वहाँ सबको बताता है कि शिन ने बिना किसी की मदद के अकेले ही उस डेमन को मार गिराया। मलिंडा ये बात सुनते ही हैरान होकर कहती है कि शिन में ऐसा क्या खास है, क्योंकि उसका इस स्पीड से मैजिक सीखना किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं लगता। साथ ही माइकल से उसकी स्वॉर्ड ट्रेनिंग की स्पीड को देखकर भी अब साफ हो चुका है कि उसका कनेक्शन किसी दूसरी ही दुनिया से है। मर्लिन का कहना था कि उसकी असलियत चाहे जो भी हो, वो बस मुझे ग्रैंडपा कहकर पुकारता है, और मेरे लिए वही काफी है। जिसके बाद अगले ही दिन ग्रैंडपा शिन को अकेले में डिस्कशन करने के लिए अपने साथ लेकर निकल जाते हैं। मर्लिन शिन को साफ बता देते हैं कि वो उसके असली ग्रैंडपा नहीं है, और फिर वो कल शिन के हाथों मारे गए उस डेमन के बारे में बात करने लगते हैं। शिन के पेरेंट्स की मौत के पीछे इसी डेमन का हाथ था, और उस वक्त शिन का उस अटैक से बच पाना एक करिश्मा था। शिन के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, और अब उस डेमन को मारकर उसने अपने पेरेंट्स का बदला भी पूरा कर लिया है। वो अपने पेरेंट्स की पहचान के बारे में पूछता है, पर मर्लिन का जवाब था कि ये एक ऐसा राज है जो अब शायद कभी सामने नहीं आएगा। मर्लिन हैरान होते हैं माता पिता का सच जानने के बाद भी उसके चेहरे पर इतनी शांति क्यों है। शिन साफ कहता है कि उसे अपने पेरेंट्स की कोई याद नहीं है, और उसके लिए मर्लिन, मलिंडा और माइकल ही सब कुछ है, जिन्होंने उसे पाला, जिसके लिए वो दिल से उनका शुक्रिया अदा करता है। शिन की ये बात सीधे मर्लिन के दिल को छू जाती है, और वो खुशी के मारे अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पाते। इसके बाद सीन सीधा 5 साल आगे शिफ्ट होता है, जहाँ 15 साल के शिन से मिलने अंकल डिस, क्रिस्टियाना, मार्क और टॉम आए हुए हैं। इसके बाद डिनर के वक्त डिस उससे सीधा पूछते हैं कि आखिर उसने अपने आगे के फ्यूचर के लिए क्या प्लान बनाया है। उसका कहना था कि वो इस जगह
से कभी बाहर नहीं निकला है, तो वो बस पास के इलाके को घूमना चाहता है, लेकिन इसके सिवा उसने आगे का कुछ नहीं सोचा है। क्रिस्टीना का कहना था कि उसके लिए रॉयल नाइट या डेमन हंटर बनना सही रहेगा, जिसके बाद बाकी सब भी उसे आगे के करियर के लिए सलाह देने लगते हैं। तभी अचानक उन्हें रियलाइज होता है कि शिन कभी बाजार से कुछ खरीदने नहीं गया है, यहाँ तक कि उसे पैसों को यूज करना भी नहीं आता। मर्लिन बोलता है कि उसने तो शिन को सिर्फ मैजिक और लड़ना ही सिखाया और दुनियादारी की बातें सिखाना वो भूल ही गया। इसके बाद वो अपने एक खास जादुई स्पेल गेट का इस्तेमाल करता है, जो वर्म होल के तरीके पर काम करता है और इसकी मदद से वो पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकता है। फिर वो उन सभी को लेकर एक वीरान इलाके में पहुंचता है ताकि वहां मैजिक टेस्ट किया जा सके। दादाजी का कहना था कि जंगल के बीचों बीच उस मैजिक को ट्राई करना खतरे से खाली नहीं होगा। ग्रैंडपा शिन को ऑर्डर देते हैं कि वो इन लोगों को अपना सबसे खतरनाक जादू दिखाए और इसके तुरंत बाद शिन अपने स्पेल का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वो स्टोव की आग को मन में विजुअलाइज करता है और उसमें जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन का यूज करना शुरू कर देता है। वहाँ जलती हुई ब्लू फ्लेम को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी शिन उसमें हाइड्रोजन मिक्स करके उस फायर को एक छोटे से पॉइंट पर कंप्रेस करता है और सामने मौजूद पहाड़ की तरफ उसे शूट कर देता है। वहाँ एक बहुत ही भयंकर ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई न्यूक्लियर बम फटा हो। ये नजारा देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। वहीं मिलिंडा सीधे मर्लिन को डांटना शुरू कर देती है कि उसकी लापरवाही की वजह से शिन ने इतना डेंजरस जादू सीख लिया है। शिन जैसे तैसे करके उसे शांत करता है, जिसके बाद उन सभी की एक मीटिंग बैठती है जहाँ वो इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या शिन को बाहर भेजना सुरक्षित होगा, क्योंकि उसके पास जो लेवल की पावर है उसे हासिल करने के लिए कई नेशंस आपस में ही लड़ मरेंगे। अंकल डिस एक आइडिया देते हैं कि शिन के लिए सबसे सही यही रहेगा कि उसे मैजिक एकेडमी भेज दिया जाए। मर्लिन सवाल करता है कि क्या तुम्हारा प्लान शिन को अपने देश में ही रखने का है। डिस फौरन जवाब देता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मिलिट्री के फायदों के लिए शिन का इस्तेमाल कभी नहीं होगा। जब शिन इस बारे में पूछता है तो डिस उसे बताता है कि रॉयल कैपिटल में मैजिक एकेडमी नाम का एक स्कूल है जहाँ टैलेंटेड बच्चों को मैजिक की एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ तुम सिर्फ मैजिक ही नहीं सीखोगे बल्कि तुम्हें अच्छे दोस्त बनाने का मौका भी मिलेगा। ये सुनते ही शिन स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है। डिस आगे बोलता है कि स्कूल तक ले जाने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन अंदर एंट्री तभी मिलेगी जब तुम एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करोगे, इसलिए उसकी तैयारी तुम्हें खुद से ही करनी होगी, क्योंकि मेरे देश में टैलेंट की इज्जत होती है ना कि पैसों की। जब शिन पूछता है कि आप किस देश की बात कर रहे हैं तो डिस जवाब देता है कि मैंने ये बात पहले तुमसे शेयर नहीं की थी, पर मैं ही अर्ल्सहाइड किंगडम का राजा हूँ। ये सुन के शिन का तो होश ही उड़ जाता है। शिन आगे जानना चाहता है कि फिर क्रिस्टीना और मार्क कौन है। तब उसे पता चलता है कि क्रिस्टीना एक रॉयल गार्ड है, मार्क कोर्ट का मैजिशियन है और माइकल रॉयल नाइट्स के रिटायर्ड कमांडर है। ये जानकर शिन को यकीन नहीं होता कि वो इतने सालों से इतने बड़े बड़े दिग्गजों के साथ रह रहा था और वो इस बात से बिल्कुल अनजान था। शिन जानना चाहता है कि डिस जैसे बड़े राजा की उसके ग्रैंडपा के साथ आखिर दोस्ती कैसे हुई। डिस कहता है कि जब डेमन ने हमारे देश पर हमला बोला था तब मैं स्कूल का एक स्टूडेंट था। बाकी लोगों के मना करने पर भी मैं अकेले ही डेमन से लड़ने पहुंच गया और उस वक्त मेरा बचना नामुमकिन ही था, पर ऐन वक्त पर मास्टर मर्लिन और मिलिंडा वहां पहुंच गए और उन्होंने मुझे बचा लिया। बस इसी वजह से हमारा देश आज भी उन्हें हीरो की तरह पूछता है। शिन अंदाजा लगाता है ग्रैंडपा और ग्रैनी पुराने समय से ही एक साथ थे। तभी क्रिस्टीना बताती है कि वो लोग सिर्फ पार्टनर्स नहीं थे बल्कि एक जमाने में हस्बैंड वाइफ भी थे। ये सब जानकर शिन के होश फिर उड़ जाते हैं। इसके बाद ग्रैंडपा, ग्रैनी और शिन शहर में आकर रहने लगते हैं। उनके शहर आते ही हर तरफ जैसे हंगामा सा खड़ा हो जाता है। फिर जब वो लोग अपने आलीशान घर पहुंचते हैं तो वहाँ उनका स्वागत करने के लिए बटलर और मेड्स की पूरी फौज खड़ी थी। इसके बाद शिन शहर घूमने निकल जाता है जहाँ पहली बार अपनी जेब के पैसों से कुछ खरीद कर वो मजे से खाता है। घूमते घूमते वो एक ऐसी सुनसान गली में आ जाता है जहाँ कुछ गुंडे दो लड़कियों को तंग कर रहे थे। शिन बीच बचाव करने के लिए वहाँ पहुँचता है तो एक बंदा उसे मारने की कोशिश करता है, पर शिन के सामने उसकी स्पीड बिल्कुल धीमी थी और वो उसे उठाकर सीधा जमीन पर दे मारता है, जिसके बाद बाकी गुंडों को भी वो पलक झपकते ही धूल चटा देता है। तब उन लड़कियों में से एक शिन को थैंक यू बोलती है और उसका वो प्यारा सा चेहरा देखकर शिन के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। फिर वो तीनों मिलकर एक कैफे में जाते हैं जहाँ दोनों लड़कियां शिन को बताती हैं कि उनका नाम मारिया और सिसिली है। जब शिन को पता लगता है कि वो दोनों मैजिक एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए निकली हैं, तो वो भी उनसे शेयर करता है कि वो भी उसी एग्जाम की तैयारी में है। वो मारिया से हाथ मिलाता है और उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है, लेकिन सिसिली से हाथ मिलाने के वक्त वो काफी हिचकिचाती है। आखिर में मारिया के थोड़ा सा उकसाने पर वो शिन से हाथ मिला ही लेती है। इसके बाद मारिया उसे बताती है कि वाइस मैन मर्लिन और लेडी मिलिंडा यहाँ आ चुके हैं, जिसके बाद शिन इस बात को छुपाने का ट्राई करने लगता है। मारिया को काफी अजीब लगता है, पूरे देश के सुपर हीरोज की बात सुनकर भी ये बंदा इतना नॉर्मल कैसे रह सकता है। शिन बोलता है कि ऐसा लग रहा है जैसे तुम उनकी बहुत बड़ी फैन हो। तो मारिया कहती है कि हाँ, तुमने एकदम सच कहा। सुना है इस साल उनका पोता भी एग्जाम देने आ रहा है और उसने तो उनके पोते के साथ शादी के सपने भी देख लिए थे। शिन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एकेडमी के अंदर जब वो अपना रास्ता देख रहा था तो नोटिस बोर्ड के पास एक अकड़ू लड़के ने उसे जबरदस्ती वहाँ से हटने के लिए कहा। शिन झटके से उसका हाथ घुमा देता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये कर्ट नाम का लड़का एक रॉयल फैमिली से आता है, इसलिए उसे अपनी रईसी का बहुत घमंड था। पर बात आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी क्राउन प्रिंस ऑगस्ट वहाँ पहुँचते हैं और कर्ट को पीछे हटने के लिए कहते हैं। क्राउन प्रिंस को देखते ही कर्ट की सारी हेकड़ी निकल जाती है और वो बिना एक शब्द बोले भाग खड़ा होता है। शिन को जब ये पता चलता है ये लड़का
लड़का उसके अंकल डिस का बेटा है और इस हिसाब से वो दोनों कजिन ब्रदर्स निकले तो वो हैरान रह जाता है। ऑगस्ट इस बात पर हंस पड़ता है कि शिन बिना किसी हिचकिचाहट के उससे इतनी फ्रैंकली बात कर रहा है और शिन का ये तरीका उसे दिल से अच्छा लगा। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स रिटन एग्जाम पूरा करने में लग जाते हैं और इस टेस्ट के निपटते ही सीधे फिजिकल एग्जाम का राउंड शुरू हो जाता है, जहां टीचर सबको बोलती है अपनी पूरी मैजिक एनर्जी के साथ सामने वाले टारगेट को ब्लास्ट करना है। सभी स्टूडेंट्स सामने आते हैं और एक एक करके इस प्रैक्टिकल एग्जाम को पूरा करने में जुट जाते हैं। शिन का तो ये सब देखकर दिमाग ही घूम जाता है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स मैजिक करने के लिए अजीबोगरीब मंत्रों का सहारा ले रहे थे। शिन बिना किसी मंत्र का सहारा लिए एकदम शांत खड़ा हो जाता है। उसका ये अंदाज देखकर सब पूरी तरह दंग रह जाते हैं। वो अपनी मैजिक एनर्जी को काबू में रखकर सीधे निशाने पर फायर कर देता है, पर धमाका इतना जोरदार होता है कि पूरा का पूरा एरिया मलबे में बदल जाता है। तब टीचर उसे टोकते हुए कहती है, बेटा मैंने साफ कहा था कि पावर कंट्रोल में होनी चाहिए। शिन कहता है, मैंने कंट्रोल करके ही तो शॉट लिया था। इसके बाद टीचर्स की मीटिंग होती है, जिसमें शिन की ताकत को लेकर बात की जा रही थी। उसी दौरान टीचर बताती है कि शिन ने टेस्ट में टॉप किया है। अगले दिन अगस्त और शिन स्कूल में अपने यूनिफॉर्म लेने जाते हैं। टीचर शिन से कहती है, तुम्हारी यूनिफॉर्म पर पहले से एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस मैजिक लगा हुआ है, इसलिए तुम्हें कोई मैजिक लेयर ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। शिन जानना चाहता था कि उसकी दादी के मैजिक करने पर भी क्या कोई रोक है, तो टीचर उसे बताती है अगर तुम्हारी दादी इस पर खुद से मैजिक अप्लाई करती हैं, तो वो बिल्कुल अलाउड है। ये बात जानकर शिन को तसल्ली मिलती है, क्योंकि अब उसके पास इस ड्रेस पर अपना खुद का मैजिक कास्ट करने का पूरा चांस था। टीचर आगे बताती है कि टॉपर्स लिस्ट में पहले नंबर पर होने के कारण एंट्रेंस सेरेमनी में स्पीच देने की जिम्मेदारी अब उसकी है। स्पीच का नाम आते ही शिन के पसीने छूट जाते हैं और वो बहाना बनाता है, जब अगस्त एक प्रिंस है तो उनकी होते हुए मुझे स्पीच देने की क्या जरूरत है। इस पर अगस्त उसे समझाते हैं कि स्कूल के अंदर रॉयल का बैकग्राउंड किसी काम का नहीं है, यहाँ सिर्फ काबिलियत देखी जाती है, सो स्पीच देने के हकदार सिर्फ तुम हो। अगले सीन में कर्ट का गुस्सा साफ दिखाई देता है। एक तो वो एस क्लास में जगह नहीं बना पाया और ए क्लास में रह गया, और जिस लड़के के कारण उसका मजाक बना था वो टॉपर बन गया। कर्ट अब किसी भी कीमत पर उससे रिवेंज लेने की प्लानिंग कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ शिन का प्लान उस पुराने डिफेंस मैजिक को हटाकर अपनी खुद की स्पेल कास्ट करने का था। वो तुरंत काम पर लग जाता है और देखते ही देखते अपनी यूनिफॉर्म को मॉडिफाई कर लेता है, लेकिन उसकी चीख सुनकर दादी भी वहां अधमकती हैं। शिन जब उन्हें अपनी मॉडिफाइड यूनिफॉर्म दिखाता है तो उसे देखकर दादी पूरी तरह शॉक हो जाती हैं। अगले दिन स्कूल जाने के वक्त दादी उसे रोककर कसम दिलाती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी को नहीं बताएगा कि अपनी यूनिफॉर्म का डिफेंस मैजिक उसने खुद एन्चेंट किया है। जब सेरेमनी के दौरान शिन का नाम स्पीच देने के लिए अनाउंस होता है, यहाँ उन लड़कियों को रियलाइज होता है कि ये वही लड़का है जिससे उनकी मुलाकात पहले हुई थी और जिसके पीछे वो दोनों पागल थी। शिन बड़ी ही आसानी से अपनी स्पीच खत्म करने में लग जाता है। वहीं कर्ट ये सब देखकर अंदर ही अंदर चिढ़ रहा था। इसके बाद शिन, अगस्त और उन दोनों लड़कियों का एडमिशन एस क्लास में कर दिया जाता है। जैसे ही क्लास ओवर होती है वो दोनों लड़कियां शिन के पास जाती हैं और उसे बताती हैं कि कोई बंदा सिसिली को बहुत तंग कर रहा है। सामने वाले का खानदान इनसे बहुत ऊंचा है, इसलिए वो चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और वो सिरदर्द बना हुआ लड़का कोई और नहीं बल्कि कर्ट ही है। वो चिल्लाता हुआ उनके पास पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो सिसिली को हाथ भी लगा पाता, शिन एन वक्त पर आकर उसे सेव कर लेता है। कर्ट चीखता है कि सिसिली उसकी मंगेतर है, इसलिए शिन को इस मामले से दूर रहना चाहिए। सिसिली को डर के मारे कांपते देख शिन उसे दिलासा देता है कि वो बिल्कुल न डरे, चाहे जो भी सिचुएशन आए वो उसे कुछ नहीं होने देगा। सिसिली तुरंत चिल्ला पड़ती है कि वो उसकी फियांसे नहीं है। तभी कर्ट दोबारा अपनी फैमिली का नाम बीच में लाकर उसे डराने लगता है, लेकिन उसी वक्त ऑगस्ट को सामने आते देख कर्ट के होश उड़ जाते हैं और वो पिछली बार की तरह चुपचाप वहां से खिसक लेता है। शिन बोलता है कि कर्ट तुम लोगों को फिर से नुकसान पहुंचा सकता है, तो बेहतर होगा कि तुम लोग मेरे घर चलो। ये सुन मारिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसे मर्लिन और मेरिडा से मिलने का मौका मिल रहा है। तभी ऑगस्ट के दोनों बॉडीगार्ड्स जूलियन और थॉर भी शिन के साथ जाने की इच्छा जताते हैं। घर पहुंचकर शिन अपने दादा दादी और अंकल डिस को सारी सिचुएशन समझाता है और सिसिली की सेफ्टी के लिए उसके यूनिफॉर्म पर डिफेंस मैजिक करने की परमिशन मांगता है। ग्रैनी उसे टोकते हुए कहती है कि क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि यूनिफॉर्म पर तुम्हारे इस मैजिक का क्या नतीजा हुआ है। वो चीज अब एक नेशनल ट्रेजर बन चुकी है और इसकी यूनिफॉर्म को एन्चेंट करने का मतलब है कि वो भी एक नेशनल ट्रेजर बन जाएगी, जो आगे जाकर पता नहीं कितनी भारी कीमत पर बिकेगी। ये सुन के सिसिली रो पड़ती है और कहती है कि शिन की अच्छाई का इस तरह फायदा उठाना उसकी भूल थी। फिर वो सॉरी बोलती है और वहां से निकलने लगती है, लेकिन मेरिडा उसे रोक देती है। सिसिली की ऑनेस्टी देखकर वो खुश हो जाती है और शिन को उसकी यूनिफॉर्म को एन्चेंट करने की इजाजत दे देती है। तभी किंग भी सबको समझाती है कि इस बात को दबा कर रखना, क्योंकि अगर मिलिट्री वालों को पता चला तो सबके सब इसी की मांग शुरू कर देंगे। फिर शिन हर किसी की ड्रेस पर वही सेम मैजिक परफॉर्म कर देता है, लेकिन मारिया के मना कहने पर वो उसकी यूनिफॉर्म पर ये मैजिक नहीं करता। इसके बाद शिन सिसिली को बोलता है कि कल से वो उसे घर छोड़ने के लिए अपने टेलिप मैजिक का इस्तेमाल करेगा। जब शिन अपना वो नेक्स्ट लेवल मैजिक दिखाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इससे पहले किसी ने ऐसा कुछ इमेजिन भी नहीं किया था। अगले दिन स्कूल जाते समय शिन लगातार अपने सर्च मैजिक से पूरे एरिया को स्कैन कर रहा था, ताकि किसी भी तरह के खतरे का पता लगाया जा सके। पर उसी वक्त सिसिली शिन से माफी मांगती है, क्योंकि उसकी वजह से शिन का ये डेली का रूटीन बन गया था हर सुबह स्कूल पहुंचाना। इस पर शिन बोलता है कि ये तो कुछ भी नहीं है और तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। पर वहीं साइड में खड़ी मारिया इन दोनों का ये लव एंगल देखकर बुरी तरह चिढ़ जाती है। पर जैसे ही शिन स्कूल पहुंचता है, अगस्त उसकी टांग खींचता है। सुबह सुबह स्कूल आते ही दो लड़कियां साथ में आ रही हैं। तभी एलिस गिरती पड़ती क्लासरूम के अंदर आती है, क्योंकि आज वो क्लास अटेंड करने के लिए थोड़ी लेट चल रही थी। पर तभी वहाँ प्रोफेसर आ जाते हैं और सभी स्टूडेंट्स को लेकर स्कूल कैंपस
कैंपस का टूर देने के लिए बाहर निकल जाते हैं। फिर वो सबको वहाँ के डिफरेंट क्लब्स के बारे में समझाता है, जैसे कि मैजिक और मैजिक पोशंस तैयार करना, और वहाँ एक बॉडी बिल्डिंग क्लब भी था। इसके बाद वो सभी स्टूडेंट्स को एनकरेज करता है कि उन्हें इनमें से किसी एक क्लब का हिस्सा जरूर बनना चाहिए। तभी जूलियन बोलता है, अगर मैं प्रिंस का बॉडीगार्ड ना होता तो पक्का इस बॉडी बिल्डिंग क्लब को ही चुनता। पर प्रिंस तुरंत कहता है कि एकेडमी में मेरी कोई रॉयल्टी नहीं चलती, तो तू आराम से वहाँ जा सकता है। असल में प्रिंसेस चिपकू बॉडीगार्ड से पीछा छुड़ाना चाहते थे, लेकिन शिन इनमें से कोई भी क्लब ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं था। ये देखकर अगस्त बोलता है कि जब तुम्हें यहाँ का कोई क्लब पसंद नहीं तो क्यों ना तुम अपना एक सेपरेट क्लब बना लो। ये बात सुनकर वो सब स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर शिन अपना क्लब ओपन करता है तो वो सबसे पहले उसे ज्वाइन करना पसंद करेंगे। पर तभी टीचर कहता है कि क्लब बनाना इतना भी आसान नहीं है, इसके लिए तुम्हें मिनिमम 5 मेंबर्स की टीम और एक फैकल्टी एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी। ये सब अरेंज होने के बाद तुम एक फॉर्म सबमिट करके अपना क्लब खोल सकते हो, और फैकल्टी गाइड के तौर पर वो सब उन्हीं का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद पूरी टीम आपस में मिलकर ये डिस्कस करती है कि वो क्या काम करेंगे, और लास्ट में ये डिसाइड किया जाता है कि वो एक अल्टीमेट मैजिक क्लब सेटअप करेंगे, जिसका मेन फोकस मैजिक पर ही होगा। पर इस मामले से शिन का कोई कनेक्शन नहीं था। वो तो नया प्रोजेक्ट शुरू करने के फेवर में भी नहीं था। उसके बिना कोई डिमांड किए उसका क्लब भी फाइनल हो गया और पूरी गैंग भी आ गई। इसके आगे किंग और कुछ लोगों का सीन आता है जो डेमंस के इशू को लेकर आपस में बातचीत कर रहे थे। बीते 1 साल के अंदर डेमंस की पॉपुलेशन बहुत ऊपर जा चुकी है। तब डोमिनिक बताते हैं कि डेमंस की तादाद में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि वो सब नकली तरीके से तैयार हो रहे हैं। ये बात सुनते ही राजा पूरी जांच पड़ताल करने का हुक्म दे देता है। उधर दूसरी ओर करट के फादर उसे जोर जोर से आवाज देते हैं, और जब वो सामने आता है तो वो उस पर गुस्सा करने लगते हैं। तुम्हारी हरकतों के कारण आज किंग ने मुझे बेइज्जत किया था। तुम इंस्टीट्यूट में अपनी फैमिली का नाम कैसे लगा सकते हो? क्या तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता? लेकिन खौफ खाने की जगह कर्ट भड़क जाता है। एक नोबिलिटी होने के बाद भी मैं अपनी पसंद का काम नहीं कर सकता, और इस पूरी मुसीबत की वजह वो शिन है, और जिससे मैंने प्यार किया उसी ने धोखा दिया, और किंग भी उस लड़की की चाट रहा है। ये सब सुन के उसका डैड उसे मुक्का मारता है और ऐसी फालतू बकवास करने के लिए उसे कमरे में बंद करवा देता है। अगले दिन अकेडमी में बस कर्ट के ही चर्चे हो रहे थे, जहाँ अगस्त सबको बताता है कि कर्ट को उसके रूम में लॉक करवा दिया गया है। शिन जानना चाहता है कि क्या कर्ट हमेशा से ऐसा ही था। तब वो उसे बताते हैं कि पहले वो ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब से वो मिस्टर स्ट्रॉम की लैब से जुड़ा है तब से उसकी हरकतें बहुत अजीब हो गई हैं। वो बताते हैं कि स्ट्रॉम टैलेंटेड स्टूडेंट्स को टारगेट करता था, लेकिन उसका बर्ताव इतना अजीब था कि सब उससे दूरी बनाकर रखते थे। उधर दूसरी तरफ कर्ट की मॉम ने मिस्टर स्ट्रॉम को अपने घर इनवाइट किया है ताकि वो कर्ट से बात करके उसे समझा सके। वो कर्ट के पास जाकर बोलता है कि मैंने तुम्हें समझाया था ना कि तुम बाकी सबसे अलग हो, तुम जो भी चीज चाहोगे वो तुम्हें मिलकर रहेगी। कर्ट बोलता है कि उस लड़के के चक्कर में वो लड़की भी मेरे हाथ से निकल गई। ये सुन के मिस्टर स्ट्रॉम उसके ऊपर अपना मैजिक चलाने लगता है और कहता है कि जाओ और उससे अपना बदला लो, जिसके बाद स्ट्रॉम वहाँ से निकल जाता है। सिसिली अंदर ही अंदर थोड़ी दुखी हो रही थी क्योंकि कर्ट की मुसीबत खत्म हो चुकी थी और अब शिन के पास उसे स्कूल छोड़ने का कोई रीजन नहीं था। पर जैसे ही शिन कहता है कि वो अभी भी उसके साथ ही स्कूल आया करेगा, सिसिली की सारी टेंशन खत्म हो जाती है और वो शर्माने लगती है, और ये सब देख के प्रिंस उन दोनों की टांग खींचने लगता है। तभी शिन रिवील करता है कि वो अपने सर्च मैजिक की हेल्प से किसी की भी बुरी नियत को आसानी से सेंस कर सकता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर पॉसिबल कैसे है, तो शिन क्लियर करता है कि जब वो डीमन से लड़ रहा था तब उसे उसके बुरे इरादे साफ सेंस हो रहे थे, और यही सेम चीज किसी इंसान के बुरे इरादों पर भी काम करती है। तभी वहाँ मौजूद एक स्टूडेंट पूछता है कि जब तुमने उस डीमन को हराया था तब तुम कितने साल के थे? शिन बोलता है कि शायद तब मेरी उम्र सिर्फ 10 साल थी। ये सुन के सबके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद जब सब क्लासरूम के रास्ते पर थे तभी शिन को कुछ अजीब सा फील होता है। उसने जिस खतरे को सेंस किया था वो असल में कर्ट था जो सीधा उनकी तरफ ही आ रहा था। तभी कर्ट सडनली उन लोगों पर फायर मैजिक से अटैक कर देता है। शिन अपनी प्रोटेक्शन वॉल के जरिए उसे रोकने में जुट जाता है, लेकिन इस बार उस आग के प्रेशर को झेलना उसके लिए काफी टफ हो रहा था। वो तुरंत सबको अपने माना का यूज करके यूनिफॉर्म चालू करने को बोलता है। उस फ्लेम्स की वजह से उसके हाथ झुलस जाते हैं, पर रिकवरी मैजिक की वजह से उसके घाव बहुत तेजी से भर जाते हैं। उधर कर्ट पागलों की तरह बिहेव करने लगता है और कुछ ही सेकंड्स में वो पूरी तरह से एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। शिन अगस्त से कहता है कि वो सबको बचाकर यहाँ से दूर ले जाए। अगस्त का जाने का कोई इरादा नहीं था, पर शिन के जिद करने पर वो बाकी लोगों को वहाँ से ले जाता है। उन लोगों के जाते ही शिन अपना ब्लू फ्लेम मैजिक एक्टिवेट करता है और छोटे वार से उसे काउंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन उम्मीद से बढ़कर वो छोटे फ्लेम्स बहुत भारी डैमेज देते हैं। लेकिन कर्ट फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और शिन को अब्यूज कहने लगता है। शिन ये देखकर चौंक जाता है क्योंकि डीमंस के पास ना सोचने की एबिलिटी होती है और ना बोलने की। इसके बाद शिन कर्ट के किए गए वार से खुद को सेफ रखता हुआ उस पर लाइटनिंग से हमला बोलता है, पर कर्ट फिर भी नहीं रुकता। वहीं शिन इस सोच में पड़ जाता है कि वो उसे किस तरह बचाए, क्योंकि उसका पूरी तरह से डीमन में ट्रांसफॉर्म होना अभी बाकी है, जबकि उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। उधर उसकी मैजिक पावर इस लिमिट तक पहुंच जाती है कि वो खुद ही ब्लास्ट होने की कगार पर था। शिन सिचुएशन को संभालने की कोशिश में जुट जाता है, लेकिन उसके सारे पैंतरे नाकाम होने लगते हैं। ऐसे में शिन के सामने कोई और रास्ता नहीं रह गया था। वो सीधे अपनी अल्ट्रासोनिक ब्लेड खींचता है और बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए उसका सिर काट देता है। ऐसा करने के बाद शिन को अंदर से बहुत बुरा लग रहा था कि उसने एक इंसान की जान ले ली है। ठीक उसी वक्त उसके दोस्त वहाँ आ धमकते हैं। उन सबको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि शिन ने अकेले ही एक डीमन को मार गिराया। अगस्त कहता है कि अब ये सिचुएशन काफी सीरियस होने वाली है। वो हिस्ट्री का दूसरा ऐसा शख्स था जो डीमन बना था और तुमने उसे इतनी आसानी से निपटा दिया। इसी बीच अगस्त के बॉडीगार्ड्स रॉयल गार्ड्स की टीम को
लेकर वहाँ आते हैं। अगस्त उन्हें रिपोर्ट देता है कि डीमन अब मारा गया है और उसे अकेले रोकने वाला मर्लिन का ग्रैंडसन शिन है। ये सुनते ही वहाँ मौजूद गार्ड्स हैरान रह जाते हैं और शिन का नाम चिल्लाने लगते हैं। अगस्त स्ट्रोम कहता है कि उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा और अब उसका अगला टारगेट शिन है। वहाँ उसके दोस्तों के आते ही शिन उनसे सवाल करता है कि क्या डेमोनॉइड बनना इतना आसान है। अगस्त को भी ऐसा ही लगता है। वो कहता है कि कर्ट अभी रिसेंटली स्कूल आया था, उसके पास इतनी मैजिकल नॉलेज नहीं है कि वो ऐसा खतरनाक स्पेल कास्ट कर सके जिससे वो अपना कंट्रोल खोकर डेमन बन जाए। इसलिए वो सोचते हैं कि उसे जरूर आर्टिफिशियली बनाया गया है। वैसे तो जब कोई अपनी मर्जी से डेमन बनता है वो बस पागलों की तरह चिल्लाता रहता है और खुद पर से उसका पूरा कंट्रोल खो जाता है, मगर कर्ट की सिचुएशन ऐसी नहीं थी। इसके बाद शिन और उसके फ्रेंड्स घर जाते हैं जहाँ अंकल डिस पहले से ही थे। उनका एडवाइजर किंग से कहता है कि सिटी को सेफ रखने के बदले शिन को एक मेडल मिलना चाहिए, मगर ग्रैंडपा और ग्रैनी इस फैसले के खिलाफ थे क्योंकि वो शिन को पॉलिटिकल चक्करों में फंसाना नहीं चाहते थे। डिस कहता है कि पब्लिक को पहले ही भनक लग चुकी है कि एक ह्यूमन डेमन फिर से आया था और उसे हरा भी दिया गया है, तो इसे अब छुपाना पॉसिबल नहीं है। और शिन ने ठीक वैसा ही किया है जैसा आपने काफी साल पहले किया था और आपको भी तब अवार्ड दिया गया था, इसलिए शिन को भी अवार्ड मिलना चाहिए। ये बात सुन के ग्रैंडपा मान जाते हैं पर साथ ही वार्निंग देते हैं, अगर तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया तो हम हमेशा के लिए सिटी से दूर चले जाएंगे। डिस गारंटी देता है कि ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। इसके बाद सबका सिर चकरा जाता है जब वो देखते हैं कि किंग शिन के ग्रैंडपा के सामने झुककर खड़े थे। अगली सुबह जब शिन स्कूल की तरफ जा रहा था तब शहर की लड़कियों में ये बातें फैलने लगती हैं कि ये वही है जिसने अकेले ही डेमन को धूल चटाई थी। स्कूल में शिन का क्रेज इतना बढ़ चुका था कि काफी सारे स्टूडेंट्स उसके क्लब को ज्वाइन करने के लिए लाइन लगा लेते हैं। टीचर को चिंता होने लगती है कि अगर सारे बच्चे इसी के क्लब में चले गए तो बाकी के क्लब्स तो बिल्कुल खाली रह जाएंगे, इसलिए वो उन स्टूडेंट्स के सामने शर्त रख देते हैं, इस क्लब का हिस्सा सिर्फ वही बन सकता है जो डायमेंशन मैजिक का बिल्कुल परफेक्ट यूज करके दिखाएगा। उधर किंग और उनके दो मिनिस्टर्स के बीच एक मीटिंग चल रही होती है। हो ना हो डेमन्स को आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा रहा है और वो इस पूरे मैटर पर अच्छे से छानबीन करने का ऑर्डर पास कर रहे हैं। इसी बीच शिन के क्लब में दो नए चेहरे शामिल होते हैं, बीन और ओलिविया। बीन का परिवार सिटी में वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है, जबकि ओलिविया की फैमिली एक रेस्टोरेंट रन करती है। शिन बीन से कहता है, तुम एक ब्लैकस्मिथ के बेटे हो, तो क्या मेरे लिए एक वेपन बनाने में मेरी मदद करोगे? बीन थोड़ा झिझकते हुए कहता है कि वो अभी खुद ट्रेनिंग के फेज में है और जिस शिन के वेपन ने एक खूंखार डेमन का खात्मा किया हो वो उसके लिए वेपन कैसे बना पाएगा। शिन खुलकर बताता है कि वो कोई खास हथियार नहीं बल्कि एक साधारण वेपन है जिसे उसने अलग अलग एन्चेंटमेंट्स के जरिए वैसा बनाया है। फिर वो उसे अपनी ब्लेड थमा देता है और कहता है कि तुम इसे ही इंप्रूव कर दो। उधर जांच कर रहे दोनों इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ एक बड़ी सबूत लगती है कि डेमन का रूप लेने से पहले वो स्ट्रॉम से मिलने गया था, इसलिए वो दोनों कर्ट से पूछताछ करने के लिए सीधे उसके घर पहुंच जाते हैं और सवाल करते हैं कि उसकी आंखों की यह हालत कैसे हुई। स्ट्रॉम जवाब देता है कि उसे उसके परिवार की लीडरशिप से लात मारकर बाहर कर दिया गया था और उसकी आंखों की रोशनी तब गई जब उसकी फैमिली के ही एक मेंबर ने उस पर जानलेवा हमला किया था। इसके बाद वो कर्ट से पूछते हैं, हमारे पास खबर है कि तुम अक्सर कई स्टूडेंट्स को अपने घर बुलाते हो, ऐसा करने का तुम्हारा क्या मकसद है? स्ट्रॉम जवाब देता है कि मेरा मकसद सिर्फ उन स्टूडेंट्स की स्किल्स को बढ़ाना है। वैसे कर्ट के साथ जो भी हादसा हुआ उसके बारे में सुनकर मुझे बेहद अफसोस हुआ। आगे वो दोनों उससे मदद की गुहार लगाते हैं कि हम एक स्पेशलिस्ट को ढूंढ रहे हैं जो इस बात का पता लगा सके कि कर्ट आखिर डेमन में कैसे बदला, और वो उसे तुरंत अपने साथ चलने को कहते हैं। इसके बाद वो सब कैफेटेरिया में आ जाते हैं जहाँ शिन बीन को बता रहा होता है कि उसे किस टाइप की स्वॉर्ड तैयार करवानी है। वो बताता है कि उसके लिए स्वॉर्ड का पतला होना सबसे ज्यादा मायने रखता है, मगर पतली स्वॉर्ड के साथ हमेशा उसके टूटने का खतरा बना रहता है। तभी टोनी अपना दिमाग दौड़ाते हुए, क्या ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ उसके ब्लेड वाले हिस्से को बदला जा सके? फायदा ये होगा कि ब्लेड टूटते ही तुरंत नया ब्लेड फिट हो जाएगा और कॉस्ट भी बहुत कम आएगी। उधर दोनों इन्वेस्टिगेटर्स स्ट्रॉम को कर्ट के पास ले जा ही रहे होते हैं कि जैसे ही वो परेड ग्राउंड में पैर रखता है चारों तरफ से सोल्जर्स आकर उसे घेर लेते हैं। ऐसा सुनते ही स्ट्रॉम मुस्कुरा दिया। वो आगे बोला कि मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम सब कर्ट की पहचान छुपाओगे, ये तो सिर्फ मैंने एक टेस्ट लिया था। उसी समय सारे सोल्जर्स उस पर वार करने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ सब स्टूडेंट्स अपने स्कूल से लौट ही रहे थे कि अचानक वहाँ एक ब्लास्ट होता है। मौके पर पहुंचने के बाद उन सबको वहाँ स्ट्रोम दिखाई देता है। उन्हें देखते ही इन्वेस्टिगेटर वहाँ से हटने को बोलता है क्योंकि कर्ट के डेमन बनने की वजह यही शख्स था। ये बात जानते ही शिन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड से स्ट्रोम पर वार कर देता है, मगर स्ट्रोम शील्ड बनाकर खुद का बचाव कर लेता है। इसके बाद शिन जब उस पर लगातार प्रहार कर रहा था वो उसके हर मूव को चकमा देता गया। फिर शिन ने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करके स्ट्रोम को एक ऐसे स्पॉट पर धकेल दिया जहाँ से वो भाग ना पाए, लेकिन स्ट्रोम फ्लोटिंग मैजिक की मदद से हवा में आ जाता है। शिन अपने गियर के जरिए उसके ऊपर जाकर अटैक करता है जिससे स्ट्रोम जोर से चीख पड़ता है और इस चक्कर में उसका चश्मा भी चकनाचूर हो जाता है। पर इस कारण सब लोग देख लेते हैं कि वो एक डेमन है और उसका खुद पर पूरा काबू है। वो अपनी तारीफें झाड़ने लगता है कि उसके पास ऐसी पावर है जिसके आगे इंसान कीड़ों के सिवा कुछ नहीं है। तभी शिन अपनी आंख से उस पर हमला कर देता है। उसे लगा कि हमला खाली गया, लेकिन हकीकत में वो नया अटैक रेडी करने के लिए महज उसका ध्यान दूसरी ओर खींच रहा था। वो सनलाइट को एक पॉइंट पर इकट्ठा करके अपना स्पेल एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से ढेरों लाइट बीम सीधे उसके ऊपर आकर पड़ती हैं और तुरंत ही वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। शिन अपने सर्च मैजिक का इस्तेमाल करता है पर उसे स्ट्रोम का कोई सुराग नहीं मिलता, लेकिन उसे अभी भी डाउट है कि वो जिंदा है। ठीक उसी समय नाइट डिवीजन कमांडर और कोर्ट मैजिक डिवीजन के कैप्टन की एंट्री होती है क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ एक और डेमन मौजूद है और उस डेमन को ढेर करने के लिए वो शिन को थैंक्स कहते हैं और उसके
जादुई अटैक के बारे में पूछते हैं। शिन कहता है कि उसने सनलाइट को हीट रेज में बदलकर उस पर छोड़ा था और जैसा कि हमें अंदाजा था, स्ट्रोम अब भी जिंदा है। अगले दिन शिन और उसके बाकी साथी बीन के परिवार की ब्लैकस्मिथ शॉप की तरफ जा रहे थे और सभी के चेहरे खिले हुए थे, लेकिन शिन के मन में अभी भी बेचैनी है क्योंकि उसे लगता है कि स्ट्रोम बच निकला है, क्योंकि जब उसने इस मैजिक को जंगल में यूज किया था तो धमाका नहीं हुआ था, जिसका मतलब है कि वो ब्लास्ट स्ट्रोम ने खुद को बचाने और वहां से एस्केप करने के लिए किया था। ये सुनकर अगस्त कहता है कि तुम वर्कशॉप से जो कुछ भी लोगे उसका सारा पेमेंट रॉयल फैमिली करेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि स्ट्रोम को सिर्फ तुम ही धूल चटा सकते हो। इसके बाद वो सब बीन की वर्कशॉप के अंदर जाते हैं और बीन अपने फादर को बुलाता है, पर काम में बिजी होने के कारण वो काफी चिढ़ जाते हैं। तभी अगस्त आगे आकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है, जिसे देखते ही बीन के फादर और सभी मजदूर घुटनों पर आकर उससे माफी मांगने लगते हैं। आगे अगस्त उन्हें शिन के लिए एक बढ़िया वेपन तैयार करने का ऑर्डर देता है, तो वो इतने छोटे लड़के के लिए वेपन बनाने में थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, पर जैसे ही अगस्त बताता है कि ये वाइज मैन मर्लिन का ग्रैंडसन शिन वुल्फार्ड है, वो खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। इसके बाद कहानी एम्पायर के इंपीरियल कैसल पर जाती है, जहाँ दो लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। जेस कहता है कि किंगडम में मौजूद मेरे स्पाई ने खबर दी है कि वहाँ कई सारे डेमंस ने तबाही मचा रखी है और उन पर फतह करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। फिर वो सब दुकान से बाहर आते हैं और शिन को मालूम पड़ता है कि थर्ड फ्लोर पर सुंदर एक्सेसरीज मिलती हैं, तो वो सीधे सिसली की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या वो अपने लिए कोई एक्सेसरी सिलेक्ट करना चाहेगी। शिन की बात सुनते ही सिसली का चेहरा लाल हो जाता है और वो कहती है कि क्या तुम्हारा इशारा रिंग की तरफ है, पर अभी तो हमारा ऐसा कोई सीन भी नहीं है, तो शायद नेकलेस या ब्रेसलेट बेहतर रहेगा। लेकिन शिन अपनी ही धुन में कहता है कि मैं तो बस प्रोटेक्शन मैजिक वाली एन्चेंटेड एक्सेसरी की सोच रहा था, जिसे सुनते ही सिसली के सारे अरमान ठंडे पड़ जाते हैं। ये देखकर उसके दोस्त शिन पर बरस पड़ते हैं कि साले कभी तो रोमांस की बातें कर लिया कर, हर वक्त दिमाग में बस तलवार, डेमंस और डिफेंस मैजिक ही घूमता रहता है। खैर, इसके बाद दोनों एक्सेसरीज काउंटर पर जाते हैं, जहां शिन को एक रिंग पसंद आती है जो सिसली का भी दिल जीत लेती है। शिन जैसे ही उसे अपने हाथों से वो रिंग पहनाता है तो माहौल ऐसा बन जाता है मानो सच में कोई शादी का प्रपोजल चल रहा हो। इसके बाद सीन अवार्ड सेरेमनी पर जाता है, जहां पूरी महफिल तालियों से गूंज उठती है। राजा शिन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुमने साम्राज्य के लिए जो किया है उसकी कोई कीमत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें फर्स्ट ऑनर ऑफ मेरिट से नवाजता हूँ। इसके साथ ही किंग सबको क्लियर कर देते हैं कि शिन को यहाँ लाने से पहले उन्होंने वाइज मैन से वादा किया था कि वो उसे कभी जंग या आर्मी के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर ये वादा टूटा तो वाइज मैन अपनी फैमिली के साथ ये शहर छोड़ देंगे। तो बेहतर यही होगा कि सब इस प्रॉमिस की लाज रखें। कहानी अगले दिन पर शिफ्ट होती है। जब शिन स्कूल जाने के लिए निकलता है तो दरवाजे के बाहर भारी भीड़ खड़ी थी। शिन को देखते ही लोग दीवाने हो जाते हैं, क्योंकि डीमन को ढेर करने के बाद वो रातों रात स्टार बन चुका है। इस पब्लिक से बचने के लिए शिन सीधे अपने गेट वाले जादू का इस्तेमाल करता है और पलक झपकते ही सीधे क्लासरूम के अंदर लैंड होता है। अचानक हवा से प्रकट हुए इस गेट को देखकर क्लास के सारे स्टूडेंट सन्न रह जाते हैं। जब सब उससे सवाल करते हैं तो शिन समझाता है कि ये कोई टेलीपोर्टेशन नहीं बल्कि रीलोकेशन मैजिक है, जिससे पल भर में कहीं भी आया जाया जा सकता है। हालांकि ये थ्योरी किसी के पल्ले नहीं पड़ती। आगे शिन सीरियस होकर कहता है कि किंगडम की इस नाजुक हालत को देखते हुए अब हम सबको अपने मैजिक का लेवल बढ़ाना ही होगा। शिन आगे बात बढ़ाते हुए कहता है कि आगे का सीखने से पहले उन सबको ये देखना होगा कि वो अपनी जादुई एनर्जी को कितना होल्ड कर सकते हैं। इस बात पर सब उछल पड़ते हैं कि आखिर इसकी क्या जरूरत आ पड़ी। शिन कहता है अगर तुम्हें भारी भरकम मैजिक यूज करना है तो तुम्हारी कंट्रोलिंग भी उसी दर्जे की होनी चाहिए, पर उन लोगों का पुराना सोचना था जादू के लिए लंबे चौड़े मंत्रों की चैंटिंग और विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। शिन कहता है कि तुम लोग गलत ट्रैक पर हो। अगर तुम्हें मैजिक के बुनियादी नियम पता है तो तुम किसी भी बड़े स्पेल को आसानी से संभाल सकते हो। वो मरिया को एक शील्ड बनाने का टास्क देता है, पर मरिया का बैरियर एकदम पतला बनता है। फिर वो सिसिली को उसकी जादुई रिंग यूज करने को कहता है। सिसिली का बैरियर बनते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो सुपर स्ट्रॉन्ग था। वजह साफ थी, शिन ने उस रिंग को बहुत ही सटीक जादुई कंट्रोल के साथ एन्चांट किया था। इसके बाद शिन अपनी ताकत का एक नमूना दिखाता है कि वो कितना मैजिक कंट्रोल कर सकता है, पर उसकी जादुई पावर इतनी ज्यादा भारी थी कि वहाँ मौजूद लोगों का दम घुटने लगता है। शिन कहता है कि अगर तुम लोग इतने से जादुई प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे तो डीमन से मुकाबला करने का ख्वाब छोड़ दो, और ये तो शिन की पूरी ताकत थी भी नहीं। इसके बाद कहानी शिन के घर पर आती है, जहाँ वाइज मैन और मलिंडा से मिलने के लिए उसके दोस्त सुपर एक्साइटेड थे। शिन जब बताता है कि स्कूल के बाहर लगी फैंस की भीड़ की वजह से उसे सीधे जादुई गेट का सहारा लेना पड़ा, तो सब हंस पड़ते हैं। आगे शिन अपने घर पर स्टडी क्लब का जिक्र करता है, जहाँ वो सबको ट्रेनिंग दे रहा है। तभी वाइज मैन सबको समझाते हैं कि शिन को जादू भले ही मैंने सिखाया है, पर चीजों को इमेजिन करने का स्टाइल उसका अपना है। वो सीधे रिजल्ट को नहीं देखता, बल्कि उसके बनने की पूरी प्रोसेस को दिमाग में विजुअलाइज करता है। मर्लिन सबसे पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो आग के जलने का असली प्रोसेस क्या है। जब सब ब्लैंक हो जाते हैं तो मर्लिन कहते हैं कि सच तो ये है कि ये बात मुझे भी नहीं पता, पर मेरा ये ज्ञान सन ऐसे ही लॉजिकल सवाल उठाता है और इसी वजह से उसका मैजिक इस गॉड लेवल पर पहुंच पाया है। तभी अचानक मर्लिन खुद गेट मैजिक का यूज करके सबको शॉक कर देते हैं, जिसे देखकर खुद शिन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। मर्लिन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुश्किल तो था, पर शिन तुम्हारे बताए तरीके से मैं ये कर गया। वो बाकी बच्चों को मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि अगर तुम सब भी शिन की तरह जादू के प्रोसेस को समझो और अपनी माना पावर को कंट्रोल करना सीख जाओ तो तुम भी उसकी तरह तबाही मचा सकते हो। उन सभी के जाने के बाद ग्रैनी मर्लिन से कहती है कि मैं तुम्हारी चालाकी जानती हूँ, तुमने ये गेट मैजिक सिर्फ शिन के लिए सीखा है, क्योंकि जब भी वो अपनी अनोखी ताकत दिखाता है लोग उसे किसी दूसरे ग्रह का प्राणी समझते हैं, लेकिन अगर तुम भी वैसा मैजिक करोगे तो सब शिन को अजीब नहीं समझेंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम शिन की नई स्वॉर्ड को देखते हैं जो बनकर तैयार थी। इसमें ऐसा कमाल
कमाल का मैकेनिज्म था जिससे ब्लेड को चुटकियों में चेंज किया जा सकता था। पर बीन के पापा शर्त रखते हैं कि शिन के डिफेंस मैजिक एन्चेंटमेंट के बाद ही ये तलवार उसे मिलेगी। इसी बीच ऑगस्ट पूछता है कि क्या वो इस स्वॉर्ड मैकेनिज्म को रॉयल आर्मी के लिए यूज कर सकता है ताकि हथियारों का खर्चा कम हो सके। शिन कहता है कि बॉस ये आइडिया टोनी का है, अगर वो रेडी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शिन जब अचानक इस सवाल की वजह पूछता है तो ऑगस्ट बताता है कि वॉर बहुत करीब आ चुकी है और किंगडम ने जंग की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। वो आगे कहता है कि हालात बदतर हुए तो हमें भी मैदान में उतरना होगा, लेकिन वो शिन से कहता है कि डीमंस की बात और थी, पर हम तुम्हें इस इंसानी जंग में कभी नहीं भेजेंगे। इस पर शिन जवाब देता है कि अगर मेरे दोस्तों की जान पर आँच आई तो मैं खुद वॉर में कदम रखूंगा, क्योंकि तुम सब मेरे दोस्त हो। उधर बॉर्डर की हलचल को देखते हुए किंग को भी भनक लग जाती है कि एम्पायर की आर्मी घुसपैठ के लिए तैयार है, इसलिए वो अपनी मिलिट्री को अलर्ट मोड पर डाल देते हैं। इधर ब्लूसिया का एम्परर इस बात से चिढ़ा हुआ है कि चीजें उसके प्लान के मुताबिक क्यों नहीं रल रही। वो कहता है कि जब शिन ऑलरेडी डीमन से फाइट करने में बिजी है तो वो बॉर्डर पर हमारी फोर्सेस का मुकाबला करने के लिए कैसे आ सकता है। वो तुरंत जेस्ट को ढूंढने का ऑर्डर देता है, पर उसे पता चलता है कि जेस्ट और उसकी टीम तो कल रात से ही अंडरग्राउंड हो चुकी है। एम्परर को अब यकीन हो जाता है कि जेस्ट ने उसे धोखा दिया है। तभी एक और सोल्जर बुरी खबर लाता है कि कैपिटल पर डेमंस का एक बड़ा अटैक हुआ है। एम्परर घबराकर अपनी पूरी आर्मी को जंग के मैदान से वापस बुलाता है ताकि कैपिटल को बचाया जा सके, पर डेमंस का प्लान कुछ और ही था। उन्होंने आर्मी का रास्ता इस तरह ब्लॉक कर दिया कि वो आगे हिल भी नहीं पा रहे थे। ये सारा तमाशा स्ट्रोम की वजह से हो रहा था, जिसका कहना था कि इस फौज को यहाँ आने में अभी 3 दिन का टाइम लगेगा। तब तक हमें इंपीरियल फोर्सेस के वेलकम की तैयारी जारी रखनी चाहिए। कुछ दिनों बाद जब फौज वापस लौटती है तो एम्परर कड़े शब्दों में कहता है कि आज शाम होने से पहले सारे डेमंस साफ हो जाने चाहिए। लेकिन जैसे ही वो पलटता है, स्ट्रोम उसी की गद्दी पर राज कर रहा था। स्ट्रोम उसे कमरे में लॉक करके एक मैजिक सर्कल से बांध देता है और बिना सोचे समझे उस पर एक डेडली अटैक कर देता है, जिससे पूरा कमरा धमाके से दहल उठता है। इसके बाद दोनों मिनिस्टर्स एम्परर का अंत देखने वहां पहुंचते हैं, पर कमरे के अंदर स्ट्रोम और डेमंस की पूरी पलटन को देखकर उनके होश ठिकाने आ जाते हैं। वो तुरंत वहां से रफू चक्कर होते हैं और सीधे किंग के पास पहुंचकर इस खौफनाक मंजर का पूरा सच बताते हैं। क्लास में टीचर ने अनाउंस किया कि स्ट्रोम इंपीरियल कैपिटल में देखा गया है। उसका असली मोटिव क्या है किसी को खबर नहीं। चांसेस हैं कि उससे जंग के लिए हमें बुलाया जाए, इसलिए हमें अपनी एनर्जी को और बूस्ट करना होगा। यही वजह है कि हमारी कंबाइंड ट्रेनिंग नाइट स्कूल के साथ होने वाली है। पर ये बात सुनते ही सब मुंह फुला लेते हैं, क्योंकि नाइट्स और मजिशियंस के आपस में पटरी नहीं बैठती। नाइट्स मजिशियंस को नाजुक कहकर बुलाते हैं क्योंकि वो फिजिकली डाउन होते हैं, और वो बदले में उन्हें महामूर्ख बोलते हैं जिन्हें सिर्फ हाथापाई करना आता है। शिन जब उन्हें समझाना चाहता है कि आपस में तालमेल रखना इंपॉर्टेंट है तो सब भड़क जाते हैं, क्योंकि शिन तो स्वॉर्ड और मैजिक दोनों का ही उस्ताद है। सिसिली के पूछने पर कि तुम्हारी ट्रेनिंग कहाँ हुई, शिन बताता है कि माइकल ने उसे सिखाया है। ये सुनते ही सबके होश ठिकाने आ जाते हैं, क्योंकि माइकल को पूरी दुनिया स्वॉर्ड गॉड के रूप में जानती है और उनसे बेहतरीन स्वॉर्ड प्ले कोई दिखा नहीं सकता। आगे सब इस जॉइंट ड्रिल के लिए कैपिटल के बाहर इकट्ठा होते हैं, जहाँ फॉरेस्ट के अंदर टीम बनाकर डेमंस का शिकार करना था। रूल ये था कि 4 मैजिक एकेडमी के और 4 नाइट स्कूल के स्टूडेंट्स मिलकर टीम बनाएंगे, लेकिन मैदान पर कदम रखते ही नाइट्स वाले शिन को नीचा दिखाने का ट्राई करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शिन उनके ऊपर एक बोझ की तरह रहेगा। जंगल के बीच जब सब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो शिन ने कैजुअली पूछा कि क्या तुम कभी रियल डेमन से टकराए हो। ये सुनते ही एक लड़की गुस्से से लाल हो गई और बोली कि तुम एक डेमोनॉइड को मारकर यहाँ खुद को बड़ा सूरमा समझ रहे हो। शिन ने कहा कि बात वो नहीं है, पर अगर हम ऐसे ही आपस में ईगो क्लैश करते रहे तो डेमन्स हमें चुटकियों में साफ कर देंगे। ये बात सुनकर वो और आग बबूला हो गई और बोली कि हम बहुत पावरफुल हैं, तुम्हें हमारी फिक्र पालने की कोई जरूरत नहीं है। बीच में दखल देते हुए अगस्त ने साफ कह दिया कि ये ट्रेनिंग तुम दोनों को साथ मिलकर कॉम्बैट सिखाने के लिए है, और अगर तुम्हें अपनी ताकतों पर इतना ज्यादा घमंड है तो हम तुम्हारे साथ डेमन से लड़ेंगे ही नहीं। तब देखना कैसे तुम्हारी सारी हैकड़ी हवा होगी और समझ आएगा कि मजिशियंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद जब वो सभी जंगल के बीच पहुंचते हैं, वहाँ क्रिस्टियाना और मार्क उनकी इस ट्रेनिंग को मॉनिटर करने के लिए आए थे। उन्हें देखते ही ढेर सारे स्टूडेंट्स उनके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि वो दोनों भी बड़े सेलिब्रिटी हैं। फिर सब टास्क के लिए जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ नाइट्स उनसे आगे कदम बढ़ा रहे थे, क्योंकि जब उनका एनकाउंटर डेमन से होगा तभी उन्हें मजिशियंस की कीमत का अंदाजा होगा। तभी शिन और मार्क को एक डेमन का पता चलता है, पर इससे पहले कि वो कुछ प्लान करते, वो डेमन उनके ऊपर घात लगाने आ जाता है। नाइट स्टूडेंट्स उसे चारों तरफ से ब्लॉक कर लेते हैं और वो घमंडी लड़की कहती है कि अब देखो हम नाइट्स का असली जलवा, और वो सब उस पर वार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर इन अकड़ के आगे वो डेमन कहीं ज्यादा पावरफुल निकला और वो राउंड लेकर उन्हें फिर से कुचलने ही वाला था कि एन वक्त पर शिल अपनी सोर्ड के साथ वहां पहुंच जाता है और महज एक झटके में उसकी गर्दन काट देता है। इसके बाद क्रिस्टियाना नाइट स्टूडेंट्स के पास आती है और उनकी भरपूर इज्जत उछालती है। इसके बाद सिसिली आगे बढ़कर उन्हें फर्स्ट एड देने लगती है, जिसे देख सारे लड़के सिसिली पर फिदा हो जाते हैं। फिर पूरे सफर के दौरान वो सभी लड़के सिसिली के इर्द गिर्द ही चक्कर काटते नजर आते हैं और उसकी हर तरह से केयर करने का ट्राई करते हैं। ये सब देखकर शिन को जलन के मारे मिर्ची लग रही थी, तो अगस्त मजे लेते हुए कहता है कि अगर तुमसे ये सब देखा नहीं जा रहा तो साफ साफ बोल क्यों नहीं देते कि सिसिली पर सिर्फ मेरा हक है और तुम लोग अपना रास्ता नापो। पर शिन में इतना हौसला था ही कहाँ। इसके कुछ देर बाद मार्क और शिन को आसपास बहुत सारे डेमन्स की वाइब्स आती हैं और तभी वहाँ 2 ऑफिसर्स भागते हुए आते हैं और उन सबको वहाँ से तुरंत भाग जाने को कहते हैं, क्योंकि उस डीमन की वजह से उसका पूरा खानदान हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। ये बात सुनकर सब के सब डर के मारे कांपने लगते हैं, पर शिन हौसला दिखाते हुए कहता है कि वो उन सबको अकेले ही हैंडल कर लेगा। मार्क और क्रिस्टियाना तो जानते
ही थे कि उसका लेवल क्या है, तो वो बाकी सभी छात्रों को शिन के पीछे ही बने रहने की सलाह देते हैं। इसी बीच शिन अपने अल्टीमेट स्पेल को एक्टिवेट करने की तैयारी करता है। बाकी स्टूडेंट्स की हवा ये देखकर टाइट हो जाती है कि उस डीमन आर्मी का बॉस एक हाई रैंकिंग डीमन है, लेकिन शिन जैसे ही अपना पावर यूज करता है, रास्ते में आने वाली हर एक चीज, फिर चाहे वो डीमंस या जंगल के पेड़ पौधे, सब कुछ पल भर में धुआं हो जाता है। शिन का ये तबाही वाला लेवल देखकर नाइट्स की बोलती बंद हो जाती है और वो उसके फैन बॉयज बन जाते हैं। वो घमंडी लड़की अपनी बदतमीजी के लिए शिन से माफी मांगती है और फिर सिसिली के पास जाकर भी सॉरी कहती है, क्योंकि उसे पक्का यकीन हो गया था कि ये दोनों एक कपल हैं। इस बात से शिन और सिसिली टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। इसके बाद उनके बीच का ईगो खत्म होता है और सब एक टीम की तरह आगे बढ़ते हैं, जहाँ सामने एक बेयर डीमन उनका रास्ता रोकता है। नाइट्स आगे आकर मोर्चा संभालते हैं और पीछे से मजिशियंस फायर बॉल से उस पर अटैक चालू कर देते हैं। फायर बॉल्स की मार से बेयर डीमन का दिमाग घूम जाता है और वो अपना बैलेंस खो बैठता है। नाइट्स जब उस पर हमला करने जाते हैं तो शिन अपना बैरियर लगाकर उन्हें प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से नाइट्स बड़ी ही आसानी से साथ मिलकर उस बेयर डीमन को ढेर कर देते हैं। मार्क उनके इस टीम वर्क को देखकर काफी इंप्रेस होता है और शिन से सवाल करता है, तुम इन्हें ऐसा क्या सिखा रहे हो, क्योंकि इनका मैजिक लेवल इस वक्त कोर्ट मजिशियंस के बराबर है। शिन कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, हमने बस स्कूल में एक स्टडी ग्रुप बना रखा है जहाँ हम सब मिलकर ट्रेन करते हैं। मार्क पूछता है कि क्या कोई सीक्रेट ट्रिक है। शिन कहता है कि बिल्कुल नहीं, हम वैसे ही प्रैक्टिस करते हैं जैसे मुझे मेरे ग्रैंडपा ने सिखाया था, और साथ ही मैंने उन्हें विजुअलाइज करने का अपना तरीका बता दिया है। मार्क कहता है फिर तो ये सीक्रेट मुझे भी जानना है, पर तभी ऑगस्ट आकर कहता है कि तुम मिलिट्री में हो मार्क, इसलिए ये बात यही बिगड़ सकती है। अगर शिन का ये मैजिक किसी और कंट्री की मिलिट्री के हाथ लग गया तो डीमंस तो दूर की बात है, इंसान खुद एक दूसरे को मारकर इस दुनिया को खत्म कर देंगे। वो शिन को समझाता है, तुम्हें अपने इस सीक्रेट मैजिक को हमेशा छुपा कर ही रखना होगा। ये बात सुनने के बाद मार्क कहता है, तुम कुछ मत बताओ, बस मुझे ये तो बता दो कि मर्लिन तुम्हें किस तरह से मैजिक की ट्रेनिंग देते थे। आकर कहता है, गेम बहुत ही सीधा है, तुम्हें बस रोज अपने मैजिक कंट्रोल को बेहतर करना होगा, जिससे धीरे धीरे तुम्हारी पावर नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। पर मार्क के गले ये बात नहीं उतरती कि इतना बड़ा मैजिक इतने मामूली तरीके से कैसे मिल सकता है। मार्क का डाउट क्लियर करने के लिए अगस्त तुरंत सिसिली और मारिया को सामने बुलाता है। वो दोनों जब अपना बैरियर मैजिक शो करती हैं, तो मार्क का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है और वो कहता है कि वो भी आज ही से इस रूटीन को स्टार्ट कर देगा। आगे सीन में टोनी और जूलियन नजर आते हैं, जहाँ नाइट स्कूल का एक लड़का टोनी से नफरत करता था। दोनों बचपन के दोस्त थे, पर टोनी उसे छोड़कर मैजिशियन स्कूल का हिस्सा बन गया था। इसी बीच एक डेंजरस वुल्फ डीमन उनका रास्ता रोकता है, जिसे देखकर नाइट्स बिना सोचे समझे उस पर हमला करने चले जाते हैं, पर पासा पलट जाता है जब और भी बहुत सारे वुल्फ डीमंस उन पर अचानक हमला कर देते हैं। नाइट्स को मुसीबत में फंसा देख टोनी और बाकी मैजिशियंस अपनी पावर्स का यूज करके उनकी मदद करते हैं। वहाँ खड़ा सुपरवाइजर ये सीन देखकर हैरान था कि सारे डीमंस एक ही हमले में खत्म हो चुके हैं और वहाँ सिर्फ बड़े बड़े गड्ढे बचे हैं। पर इतनी बड़ी मदद के बाद भी उनके रिश्ते नहीं जुड़ता, उल्टा स्कूल के लड़के उनसे और जलने लगते हैं। उधर एलिस की टीम में सिर्फ लड़कियां थी और नाइट स्कूल के सारे लड़के बस उन पर लाइन मारने में बिजी थे। मगर जैसे ही कुछ छोटे डीमंस उन पर हमला करते हैं, उन लड़कों से वो छोटे डीमंस भी नहीं संभल रहे थे, जिसके बाद लड़कियों को खुद आगे बढ़कर उनकी मदद करनी पड़ती है। एंड में जब पूरी ट्रेनिंग ओवर होती है तो ग्राउंड का हुलिया देखकर पता चलता है कि इन सब ने हद से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करा था। यहाँ शिन का बिल्कुल उदास चेहरा देखकर एलिस पूछती है कि क्या हुआ। अगस्त कहता है कि शिन खुद को हम सभी के लिए जिम्मेदार मान रहा है, क्योंकि शिन को छोड़कर हमारे स्टडी ग्रुप के जितने भी लोग हैं उन सबको सीधे नेशनल सुपरविजन की स्पेशल यूनिट में शामिल कर दिया जाएगा, क्योंकि उनकी मैजिकल एबिलिटीज काफी जल्दी बढ़ी हैं। अगस्त बताता है कि वो पूरी स्पेशल यूनिट सीधे उसके कंट्रोल में होगी। ये सब सुनकर शिन बहुत दुखी होता है और उन सबसे माफी मांगता है। इस पर वो सभी जवाब देते हैं कि यार इसमें टेंशन की क्या बात है, ये तो हमारे फायदे की चीज है और हमारा फ्यूचर अब सिक्योर है। इसके कुछ दिनों बाद जब स्टडी ग्रुप के सभी लोग बाहर अपनी ड्रिल कर रहे थे, अगस्त उन्हें दोबारा याद दिलाता है कि अपनी इस बड़ी हुई ताकत को भूलकर भी किसी और के सामने जाहिर मत करना। फिर अगस्त सबको एक सीरियस अपडेट देने के लिए बुलाता है और कहता है कि ये बात बेहद कॉन्फिडेंशियल है, पर तुम्हें पता होनी चाहिए, इंपीरियल एम्पायर को डीमंस ने पूरी तरह तहस नहस कर दिया है। वहाँ के सारे सिटीजन्स और बड़े नोबल्स मारे गए हैं। हालत लगातार खराब हो रही है, क्योंकि हर नए अटैक के साथ डीमनॉइड्स की तादाद और ताकत दोनों बढ़ती जा रही है। ये सब सुनकर शिन एक रास्ता निकालता है कि सीधे लड़ने के बजाय हमें समर वेकेशन में ट्रेनिंग कैंप पर चलना चाहिए। वो इस कैंप को इसी माउंटेन एरिया में सेट करने का फैसला करते हैं, जिसके लिए उन्हें पास में कोई रिलैक्सिंग जगह भी चाहिए थी। जब सब एक एक करके आइडियाज दे रहे होते हैं, तब मारिया बताती है कि हमें सिसिली के घर चलना चाहिए, क्योंकि उसके पेरेंट्स एक हॉट स्प्रिंग रन करते हैं। शिन को ये ऑप्शन एकदम बेस्ट लगता है। आगे शिन अपने ग्रैंड पेरेंट्स को इस पूरे प्लान के बारे में इन्फॉर्म करता है। वो शिन को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन सवाल करते हैं कि तुम्हारी देखरेख के लिए सुपरवाइजर कौन है। शिन कहता है कि अभी ऐसा कोई डिसाइड नहीं हुआ है। ये बात सुनते ही ग्रैनी गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं कि हम उम्र लड़के लड़कियां एक ही छत के नीचे बिना किसी रोक टोक के रहेंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकती, इसलिए मैं खुद तुम्हारे साथ आ रही हूँ। उनकी बात सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर ये जा रही हैं, तो मैं भी साथ ही निकलूंगा। अगले दिन सुबह सब कैंप के सफर पर निकल पड़ते हैं। शिन रास्ते में कहता है कि कैंप तक जाने में 2 दिन लगेंगे। क्या इस तेज गर्मी में घोड़े इतनी लंबी दूरी तय कर पाएंगे? मारिया कहती है कि फिक्र मत करो, उनके आर्मर पर कई जादुई इंचेंटमेंट्स लगे हैं जिन्हें मलिदा ने बनाया है। शाम के वक्त जब वो एक घने फॉरेस्ट से गुजर रहे थे, तभी कुछ डीमंस उनका रास्ता रोक लेते हैं। हर कोई अपनी ताकत पर पूरा भरोसा रखता था, इसलिए डीमंस को साफ करने के लिए सब
पागल हो रहे थे। स्टिक किस्मत के जरिए फैसला करते हैं कि मैदान में कौन उतरेगा, और जो लड़की इस लॉटरी को जीतती है वो अपने एक ही सिंगल अटैक से उन सभी डीमंस को उड़ा देती है। इसके कुछ समय बाद वो सब सिसिली के होम टाउन पहुंचते हैं। सिसिली के आलीशान घर पहुंचने पर वहां के सर्वेंट्स उनका जोरदार स्वागत करते हैं, जो शिन और सिसिली को ऑलरेडी एक कपल मान रहे थे। शाम को जब सारे लड़के एक साथ नहा रहे होते हैं तब ग्रैंडपा सभी का आभार जताते हैं। वो कहते हैं कि शिन हमेशा अकेला रहता था और उसका कोई दोस्त नहीं था, पर आज उसे इतने सारे दोस्तों का साथ मिल गया है, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अगस्त कहता है कि असल में थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि प्रिंस होने की वजह से लोग मुझसे दूरी बनाकर रखते थे और मेरा कोई दोस्त नहीं था, पर शिन ने मुझे अपना कजिन कहकर हमेशा अपने बराबर का दर्जा दिया, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद एक एक करके सभी लड़के शिन की तारीफ करने लगते हैं। शिन भी ग्रैंडपा की तरफ देखता है और कहता है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। शिन की ये रिस्पेक्ट देखकर ग्रैंडपा एक बार फिर रो पड़ते हैं। उधर लड़कियों के नहाने वाले सेक्शन में सब ग्रैनी की स्किन ग्लो को देखकर काफी इंप्रेस थी और उनसे उनकी ब्यूटी रूटीन शेयर करने की रिक्वेस्ट करने लगती हैं। ग्रैनी भी उन्हें बढ़िया टिप्स देती हैं कि कैसे वो अपने फिगर और स्किन को अट्रैक्टिव रख सकती हैं। अगले दिन से ग्रैंडपा और ग्रैनी बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। जहां ग्रैंडपा सभी को मैजिक की बारीकियां सिखा रहे थे, वहीं ग्रैनी एन्चेंटमेंट्स की क्लास ले रही थी। बच्चों को ग्राउंड पर इतनी तेजी से सीखता देख ग्रैनी और ग्रैंडपा कहते हैं कि ये स्टूडेंट्स तो मैजिक डिवीजन को बहुत आराम से पीछे छोड़ देंगे, पर शिन उन्हें टोकते हुए कहता है कि डेमोनॉइड से टक्कर लेने के लिए इन्हें अभी अपनी पावर्स को और बूस्ट करना होगा, और सिर्फ इन्हें ही क्यों, मुझे खुद को भी पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। शिन की ये बात सुनकर बाकी सबको लगता है कि ये लड़का जरूरत से ज्यादा ही सीरियस हो रहा है। इसके बाद शिन एक नया मैजिक टेस्ट करने की तैयारी करता है और उसकी पावर का अंदाजा लगाकर बाकी सभी लोग फौरन अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेते हैं। शिन अपने मैजिक को कंप्रेस करके एक बॉल का शेप देता है और जैसे ही उसे आगे फायर करता है वहां तबाही मच जाती है। जमीन पूरी तरह झलसकर राख हो चुकी थी और इस तबाही को देखकर ग्रैनी का गुस्सा फट पड़ता है। वो शिन के सर पे मारती है और पूछती है कि इतना डेंजरस अटैक करने की क्या जरूरत थी। शिन डर के मारे कांपने लगता है कि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसका नतीजा ऐसा होगा। सभी लोग प्रैक्टिस रैप अप करके मैंशन लौट रहे होते हैं, पर तभी अगस्त एक नई डिमांड रखता है कि शिन उसे अपने गेट के जरिए डायरेक्ट महल पहुंचा दे ताकि वो डेमोनॉइड्स की ताजा खबर ले सके। लेकिन जैसे ही दोनों महल के अंदर कदम रखते हैं, सामने एक लड़की को देखकर अगस्त बिल्कुल जम जाता है। शिन के सवाल करने पर अगस्त बताता है कि इसका नाम एली है और ये उसकी होने वाली पत्नी है। एली आगे बढ़कर अपना इंट्रो देती है और कहती है कि हमारे नए हीरो शिन वॉलफोर्ड से मिलकर उसे बेहद खुशी हुई। फिर जब अगस्त उसके वहां होने का सबब पूछता है तो एली गुस्से में कहती है कि तुम मुझे और मे को छोड़कर अकेले ट्रेनिंग कैंप कैसे जा सकते हो। तभी वहां मे की एंट्री होती है, जो अगस्त की छोटी बहन थी। वो इसलिए आग बबूला थी क्योंकि वो मेलिंडा की बहुत बड़ी फैन थी और अगस्त उसे घर छोड़कर जा रहा था, इसलिए वो भी कैंप चलने की जिद पकड़ लेती है। पर जैसे ही मे की नजर शिन पर पड़ती है, वो शर्माकर माफी मांगती है और बताती है कि वो मेलिंडा को कितना मानती है। शिन कहता है कि जब अगस्त मेरा भाई है तो तुम मेरी बहन जैसी हुई, जिसके बाद मे खुश होकर उसे बड़े भाई शिन कहने लगती है। अगस्त जब उन्हें ले जाने से मना करता है तो दोनों लड़कियां सीधा किंग के पास इंसाफ मांगने पहुंच जाती हैं और किंग उन्हीं का साथ देता है। किंग कहता है कि वहां जब मर्लिन, मेलिंडा और खुद शिन मौजूद हैं तो उन्हें कोई खतरा नहीं हो सकता। इसके बाद गेट का यूज करके वो लोग सिटी के बाहर निकलते हैं, जहां शिन मे को अपना हाथ पकड़ने को कहता है ताकि वो भीड़ में खो ना जाए। वो अभी शहर का नजारा ले ही रहे थे कि तभी अचानक एली का मूड एकदम खराब हो जाता है। इधर एली सीधा अगस्त पर शक जताते हुए कहती है, तुम्हारा तो पूरा दिन बस शिन शिन करने में ही निकल जाता है, तुम दोनों के बीच कोई सीक्रेट चक्कर तो नहीं? मेरे साथ तो तुम कभी ऐसी दिलचस्पी नहीं दिखाते। अगस्त उसे क्लियर करते हुए बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, शिन तो किसी और ही लड़की के ख्यालों में खोया रहता है। शिन अभी भी इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, पर अगस्त उसे समझाता है कि यही सबसे सही मौका है अपने रिश्ते को एक नई दिशा देने का, क्योंकि तुम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं। शिन थोड़ा झिझक कर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो मुझे पसंद करती है, तो अगस्त जवाब देता है कि तुम दोनों का बॉन्ड देखकर कोई भी इस बात का अंदाजा लगा सकता है। जिसके बाद शिन के पास हाँ कहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। इसके बाद जब ये पूरी टीम कैंप पहुंचती है तो एली और मे अपना इंट्रो देती हैं। जब दादी को पता चलता है कि मे उनकी बहुत बड़ी एडमायरर है तो वो आगे बढ़कर उससे मिलती हैं और कहती हैं कि ये बच्ची कितनी मासूम और क्यूट है। इस डिसिप्लिन लड़की के सामने शिन तो पूरा आफत है। शिन तुरंत अपनी साइड लेते हुए बोलता है कि बचपन में तो मैं भी बहुत क्यूट था और आपकी हर बात सुनता था। सही कहा ना? दादी तुरंत बोलती है, बिल्कुल नहीं, तुम दिन भर बस खुराफात करते थे और तुमने मेरी नाक में दम कर रखा था। ये सुनकर सभी लोग शिन की खिंचाई करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिन को इस तरह घिरता देख सिसिली को बुरा लगता है और वो जज्बात में आकर कह देती है कि आप चिंता मत कीजिए, हमारे बच्चे बहुत प्यारे होंगे और हम उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे। लेकिन जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या ब्लंडर कर दिया है, उसका चेहरा शर्म से टमाटर जैसा लाल हो जाता है और वो वहां से दौड़ जाती है। फिर रात के सन्नाटे में शिन थोड़ी हिम्मत जुटाकर सिसिली के पास जाता है, जहां सिसिली अपनी उन अजीब बातों के लिए उससे माफी मांगने लगती है। थोड़ी देर की ऑकवर्ड साइलेंट के बाद शिन कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने जो कहा वो सुनकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। बस फिर उनकी बातें चल निकलती हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक बातों में खो जाते हैं। इधर शिन किसी तरह हिम्मत दिखाकर सिसिली के सामने अपनी मोहब्बत का इकरार कर ही देता है। शिन के मुंह से ये बातें सुनकर सिसिली एकदम से रोने लगती है और जज्बाती होकर बोलती है, मुझे तो लगता था कि तुम बहुत अच्छे हो इसलिए मेरी हेल्प करते हो, पर अब जाकर मुझे सच पता चला है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा था। और फिर वो भी शर्माते हुए हाँ कह देती है।
जब दोनों इस खूबसूरत पल में एक दूसरे को किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी अचानक पीछे से एक धमाका होता है और मारिया अपने दोस्तों के साथ जमीन पर ढेर हो जाती है। तब शिन और सिसिली को रियलाइज होता है कि वहाँ कोई प्राइवेसी नहीं थी। उनके स्टडी ग्रुप के सारे लोग वहाँ पहले से घेरा डालकर खड़े थे, यहाँ तक कि ग्रैंडपा और ग्रैनी भी उन्हें ही देख रहे थे। सभी को इस तरह रंगे हाथों पकड़ने के बाद शिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सबके सामने ऐलान करता है कि वो और सिसिली अब से एक दूसरे के साथ रिलेशन में है। और इसी अनाउंसमेंट के साथ ये मजेदार कहानी यहीं रैप अप होती है। अगर आपको ये एनिमे रिकैप अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।